हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड। इससे पहले हमने ग्रुप 16 को अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है, उसके कुछ कंसेप्ट हमने क्लियर करे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड। चलिए ग्रुप 16 के हाइड्राइड को पढ़ते हैं। यानी कि ग्रुप 16 में कौन कौन से तत्व थे हमारे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये थे। अब हाइड्राइड में अब क्या होता है, हाइड्रोजन इससे क्रिया करेगा। हाइड्रोजन जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा H2O, H2S, H2Se और H2Te और H2PO, है ना। अब हम सबसे पहला पॉइंट हम इसको पढ़ें, हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध होता क्या है? हाइड्रोजन बंध के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, वो दो कंडीशन क्या है? सबसे पहले किसी भी तत्व की उच्च क्या होनी चाहिए? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि उसका आकार सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्म आकार। दो कंडीशन है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए और सूक्ष्म आकार होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता में पहले भी बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। क्या होता है, जब दो एलिमेंट आपस में साझा करते हैं तो यहाँ की जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, जिसका जैप अधिक होता है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन उसी तरफ खींचे जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो हमें ये देखना है कि इन सभी तत्वों में उच्च विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। ठीक है, ये देखना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा आकार ऑक्सीजन का है। ठीक है, और इसमें ही सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में अलग से मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, जब ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन से क्रिया, तो यहाँ की जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इसका जैप अधिक होने के वजह से ऑक्सीजन का अपनी तरफ थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पार्श्व देखो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे आता है माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस। तो ऑक्सीजन ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, तो इस पे हल्का सा माइनस, इस पे हल्का सा प्लस, और इस पे भी हल्का सा प्लस आ जाता है। ठीक है, और इस पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ऑक्सीजन पर। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसी प्रकार ये जो दूसरा अणु होता है, जैसे कि हमने इसे बनाया, अगर मैं इसे, अब देखो दूसरा अणु अगर हम इसका ले लें इस प्रकार से, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ किए आकर्षित, इस पे क्या आ गया? माइनस, इस पे प्लस और इस पे प्लस। जब जल के दो अणु जब ये ध्रुवीय हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस पे माइनस उस पे प्लस आ गया, तो ये क्या हो गए? ध्रुवीय हो गए। तो ध्रुवीय होने की वजह से, तो देखिए जब जल के दो अणु आपस में जब क्रिया करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा। और इसी आकर्षण को, आकर्षण कहाँ होगा? इधर और इधर। तो ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये जुड़ जाएंगे बस। और जिस बंध की सहायता से जुड़ेंगे उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो उसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए, दूसरी बात उसका आकार छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है उसका आकार छोटा है और विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च है। तो जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा, जिसकी वजह से इसमें माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। जब जल के दो अणु आएंगे, जब माइनस और ये प्लस होंगे तो आकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो बंध बनेगा उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ तक क्लियर है? और सभी में देखिए इतने ये पांचों तत्व है यहाँ पे, इसमें केवल सिर्फ H2O में हाइड्रोजन बंध होता है, बाकियों में हाइड्रोजन गुण नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व को समझते हैं। सबसे पहले
तापीय स्थायित्व को समझने से पहले हमें ये देखना होगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये जो तत्व हैं इनका बंध कैसा है। मतलब जैसे कि H और S के बीच में ये बंध कैसा बना है, मजबूत है या कमजोर है। सबसे पहले जब भी आप तापीय स्थायित्व देखोगे तो एक चीज को हमें देखना है वहां पर, किस चीज को, बंध सामर्थ्य, ठीक है, बंध सामर्थ्य को हमको देखना है। अब देखिए बंध सामर्थ्य देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच यानी सल्फर के बीच और हाइड्रोजन के बीच में ये बंध कमजोर है कि मजबूत है, इस चीज को देखना है। अगर ये मजबूत हुआ तो हमें ताप अधिक देना पड़ेगा इसको अलग करने के लिए, सल्फर और हाइड्रोजन को। अगर इसका बंध कमजोर हुआ तो हमें कब टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, कम हीट में काम हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो देखिए हमें ऊपर से नीचे देखना है कि इसका बंध सामर्थ्य कैसा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, प्रत्येक से हाइड्रोजन कितनी है, दो जुड़ी है, और हाइड्रोजन का आकार तो सेम ही रहता है सभी में, ठीक है ना, सेम रहता है। इस प्रकार से दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो ऑक्सीजन हमारा ये रहा, इसके बाद सल्फर की बात करें तो ये रहा, ऐसे की बात करें सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर पोलोनियम की। देखिए ये मैंने बड़े इसलिए बनाए हैं कि हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पर इनका आकार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बंध बनाए हुए हैं, यहाँ पे बंध बना हुए हैं। अब बंध या बॉन्ड कह लो वहां पर सबसे अधिक होंगे जहां पर आकार लगभग समान है। अगर जहां पर आकार समान नहीं है वहां पर बंध कमजोर बनता है, याद रखना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लगभग समान है, तो यहाँ पर जो बंध सामर्थ्य होगा, या ये कह लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बना है वो अधिक मजबूत होगा, है ना। अगर हम इधर बात करें तो उसकी तुलना में ये बंध थोड़ा सा कमजोर होगा। अगर इस वाले की बात करें H2SE की, तो यहाँ पर जो बंध होगा वो थोड़ा सा और कमजोर होगा इसके मुकाबले। तो हमें ये समझ में आ गया कि ऊपर से नीचे जाने पर जो बंध सामर्थ्य है वो कमजोर है, ठीक है ना। सबसे अधिक मजबूती से कौन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर मजबूत बंध है, याद रखना, ठीक है, मजबूत बंध है। अगर यहाँ पर कैसा बंध है, कमजोर। ये कमजोर क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का आकार तो उतना ही रहना है, लेकिन जो पोलोनियम है उसका आकार बहुत बड़ा है, तो सबसे कमजोर बंध यहाँ बनेगा। अब देखिए ताप स्थायित्व, इसका मतलब है कि ताप देने पर कौन सही तरीके से टिका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें यहाँ पर ताप दूं तो इनको अलग करना थोड़ा अलग होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बंध मजबूत बना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ताप देता हूँ तो इधर थोड़ा सा कम ताप लगाना पड़ेगा इसके मुकाबले, तो यहाँ पर बंध जल्दी टूट जाएगा। अगर इसमें लगाऊं तो इसके मुकाबले इसका टूट जाएगा, इस पे लगाऊं तो इसका टूट जाएगा, और इस पे लगाऊं तो इसके मुकाबले ये अधिक जल्दी से टूट जाएगा बंध, क्योंकि इनका आकार क्या है, समान नहीं है, तो बंध मजबूती से नहीं जुड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पर, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर, H2O से H2PO तक आने तक जो तापीय स्थायित्व है वो धीरे धीरे कैसा होता है, घटता जाता है। सबसे अधिक किसका होता है, H2O का, ठीक है। उससे अधिक, सॉरी उससे कम H2S का, H2S, ठीक है, फिर H2SE का, उसके बाद H2TE और इसके बाद H2PO का। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यानी तापीय स्थायित्व को देखने से पहले, अगर तापीय स्थायित्व आपको देखना है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है तापीय स्थायित्व का, तो आपको बंध सामर्थ्य देखना होगा। अगर जिसका बंध अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, उसका तापीय स्थायित्व सबसे अधिक होगा, और जिसका बंध कमजोर है उसका तापीय स्थायित्व कम होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब है अपचायक प्रकृति।
अब अपचायक प्रकृति होता क्या है, इसके अंदर इस अपचायक शब्द को समझिए कि इस अपचायक का मतलब क्या होता है। देखिए अपचायक का मतलब होता है कि खुद में से हाइड्रोजन को निकाल करके दूसरे में जोड़ना। क्या? खुद में से हाइड्रोजन को निकाल करके दूसरे में जोड़ना। यहाँ तक आपको क्लियर है? जो तत्व करता है उसे हम कहते हैं अपचायक। यदि मैं अपने में से हाइड्रोजन को निकाल करके दूसरों को अच्छी तरीके से हाइड्रोजन दे सकता हूँ तो मैं अच्छा अपचायक हूँ। अगर मैं बड़ा जिद कर रहा हूँ कि नहीं मैं हाइड्रोजन नहीं दूंगा तो मैं अच्छा अपचायक नहीं हूँ। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं यानी कि जहाँ हाइड्रोजन आसानी से दे दे वो अपचायक बहुत अच्छा होगा, और जो हाइड्रोजन ना दे वो अपचायक कम होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ये बंद, तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे बंद कमजोर बने थे तो यहाँ पर हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है और यहाँ पर हाइड्रोजन को निकालना बहुत ही आसान है। अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँ ना तो इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालना, अगर मैं इसमें से इस हाइड्रोजन को बाहर निकालूँ थोड़ा कठिन पड़ेगा। ये इसके मुकाबले जल्दी दे देगा, इसके मुकाबले ये जल्दी दे देगा, और इसके मुकाबले ये जल्दी दे देगा और ये दे देगा। तो एक बात समझ में आ गई कि ये अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता। याद रखना क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बना हुआ है और हाइड्रोजन बंध बहुत ही मजबूत होता है, इस बात को याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो H2PO है इसके बीच ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बंध है ये बहुत कमजोर है। ठीक है? इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालना बहुत ही आसान होता है। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक का गुण बढ़ता जाता है। इसमें अपचायक का गुण नहीं होता, धीरे धीरे इसमें जाएं तो अपचायक का गुण आ जाता है, धीरे धीरे और नीचे जाएं तो अपचायक का गुण बढ़ता जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अपचायक यानी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। तो सब H2O का सबसे कम, इसके बाद H2S में अधिक होता है, इसके बाद H2SE में H2TE और उसके बाद सबसे अधिक होता है H2PO में। देखो ये शब्दों को अगर समझ गए ना, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने ये दो वीडियो अच्छी तरीके से देख लिए, ग्रुप 15 ग्रुप 16 को और ग्रुप 16 के हाइड्राइड, तो जहाँ आगे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर ये शब्दों को आपको पता है कि अपचायक प्रवृत्ति क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है ना तो सारी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्वथनांक और गलनांक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। ठीक है? क्वथनांक का मतलब होता है कि किसी भी द्रव को उबालना, और गलनांक का मतलब क्या होता है, किसी भी ठोस को द्रव में परिवर्तित करना। कंडीशन दोनों की सेम है। सेम कैसे है, तो देखिए जैसे कोई ठोस है, अगर मैं ठोस की बात करूँ, ठोस है तो उसके जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते कि नहीं होते। ऐसे अगर इसको मैं द्रव में बदलूंगा, इसको अगर मैं द्रव में बदलूंगा तो इसका मतलब इसके अणु थोड़े दूर हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है? अगर इसको मैं गैस में बदलूं तो इसका मतलब है कि गैस के अणु दूर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब ये दूर हुए तो ये गैसीय अवस्था है, द्रव थोड़ा पास में तो द्रव अवस्था में, और ठोस में अणु बहुत ही नजदीक होते हैं। तो क्वथनांक का मतलब होता है उबालना और गलना का मतलब होता है क्या, गलाना। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे कि गलना का मतलब गलाना, किसी ठोस को अपन गलाएंगे तो उसके अणु दूर हो रहे हैं। क्वथनांक को अगर अपन उबालेंगे, उसे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करेंगे, तब भी अणु क्या हो रहा है, दूर हो रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहे हैं, अणुओं को दूर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दोनों को एक साथ समझ लेना। गलना का मतलब होता है गलाना, क्वथनांक का मतलब होता है उबालना। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसके अंदर हम ये देखेंगे कि H2O का क्वथनांक अधिक होता है कि H2S का होता है कि H2SE का होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक बढ़ता है या घटता है। ठीक है? ये देखेंगे। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। एक और बात, जब क्वथनांक और गलनांक को देखेंगे तो हमने अभी बात करी अणुओं। ठीक है? जब दो अणु होंगे ना, तभी तो आप उन्हें उबाल सकोगे। तो इसमें आप ये याद रखना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? तो इसके
इसके अंदर इस बंध से हमें कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, हमें इसको अलग नहीं करना। हमने कहा अणु, तो यहाँ पर एक अणु जल का हो गया, इसी प्रकार से हम दूसरा अणु ले लेंगे जल का, ठीक है, इस प्रकार से। अब इन दोनों की जो बीच में जो बंध बनेगा उसको तोड़ना है। क्यों? ये तो मजबूती से जुड़ा हुआ है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। जिस बंध से दो अणु जुड़े होते हैं, जिस बल से जुड़े होते हैं, उसी को तो आपको उनको हटाना है। क्वथनांक का मतलब यही तो है कि अणुओं को दूर करना है, ठीक है। ये अणु क्या है, आपस में चिपके होंगे। इसी प्रकार जो H2 है, H2S है, वो भी होगा इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से एक अणु इसका होगा, एक अणु इसका होगा। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में जो बंध बनेगा ना उसको हटाना है। समझ में आया यहाँ पे? अगर इनको तोड़ना आसान हुआ तो क्वथनांक उसी हिसाब से हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम समझते हैं पहले। तो देखिए मैं सभी को अच्छी तरीके से बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से। जैसे कि इसको लेते हैं, तो देखो हाइड्रोजन सल्फर, ठीक है, एक अणु ये और एक अणु इसका, दो अणु हो गए, ठीक है। इधर इसका ले लेता हूँ H और S, इधर इसका लेता हूँ H, ये को ले लो S। अगर T का लूँ मैं, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन TE। इसी प्रकार एक और अणु इसका लूँगा। अब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। इसी प्रकार इसका बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा तो नहीं आएगा, चलो यहाँ पे बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ये पोलेनियम PO, ठीक है, एक ये वाला। तो देखिए ये जो दो अणु हैं, जो अणु आपस में जुड़े होते हैं ना, जो अणु आपस में जुड़े होते हैं वो किस बल से जुड़े होते हैं? अगर यहाँ पे इस बल की बात की जाए, वो किस बल से जुड़े होंगे? देखो इनके बीच में तो हमने देख लिया बंध सामर्थ्य कैसा होता है, कैसा नहीं होता। अब हम दो अणुओं की बात कर रहे हैं, तो ये दो अणु कैसे होते हैं? तो देखिए ये बंध और ये बंध, ये जो बंध है ना, इसमें ये जो बल लगता है ना, वो होता है वान डेर वाल बल। इसकी सहायता से दो अणु आपस में जुड़े होते हैं। तो वान डेर वाल बल याद रखना, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वान डेर वाल अधिक होता जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वान डेर वाल बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? तो यहाँ पर मैंने देखो थोड़ा सा चेंजेस किया है। कैसे? तो इसका आकार छोटा है, इसका आकार थोड़ा बड़ा, इसका और बड़ा, है ना। तो यानी कि हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पर इनका आकार बढ़ता है, तो हमने ये किया। तो यहाँ पे जो वान डेर वाल होगा वो ऊपर से नीचे आने पर अधिक होगा, ठीक है। तो अधिक होगा तो ये अणु आपस में अधिक मजबूती से जुड़े होंगे, और ये इसका वान डेर वाल कमजोर होगा, इसका वान डेर वाल थोड़ा अधिक, इसका अधिक, इसका अधिक। तो अगर हम क्वथनांक की बात करें, जब हम इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हीट किसको देनी पड़ेगी? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसे हीट दूंगा तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पर वान डेर वाल बहुत कमजोर है। अगर इधर मैं हीट दूंगा तो इसके मुकाबले ये बंध टूटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं मान के चलो नॉर्मल सा बता दूँ, जैसे मुझे यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ये टूट गया, ठीक है। ये टूटेगा मान के चलो 30 डिग्री पर, इसे हीट ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। और इसकी बात करूँ तो ये मान के चलो 40 डिग्री पे टूटेगा, और इसकी बात करूँ तो 50 डिग्री पे टूटेगा, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि क्वथनांक ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको देखो सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? H2S का। उससे अधिक किसका होता है? H2Se का। उससे अधिक किसका होता है? H2Te का। उससे अधिक किसका होगा? H2PO का। अब आप कहोगे कि मैंने जल की बात तो की ही नहीं। तो जल के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, और हाइड्रोजन बंध सबसे अधिक मजबूत होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अधिक मजबूत होगा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है।
मैंने पहले ही बताया है, तो उसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा, याद रखना H2O का सबसे अधिक क्वथनांक होगा। यही बात गलनांक पे लागू होती है। मैंने बताया था क्वथनांक और गलनांक दोनों ही सेम है, हमें उसके क्या करना है, ये देखना है कि अणुओं को दूर करना है बस, है ना। फिर ठोस को द्रव में बदलना हो या द्रव को गैस में बदलना हो, दोनों ही कंडीशन में अणुओं क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं अम्लीयता की। अम्लीयता का मतलब है कि जो H धनायन देता है बहुत अच्छे से, वो अम्लीयता है या अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। तो हमको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन अच्छे तरीके से ये दे सकते हैं, यानी कि इनमें अपचय गुण ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, कहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ऊपर से नीचे जाने पर। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, हमारा ये बढ़ जाएगा अम्लीयता, ठीक है। अम्लीयता का गुण प्रदर्शित अधिक होगा। H2O हमारा अम्लीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करता, याद रखना, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने पर और सभी क्या होंगे, इसमें अम्लीयता गुण पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाने की वजह से हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन निकालना बहुत ही आसान होता है। इसलिए ये सभी तत्व क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीयता गुण प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे कम किसका होता है, H2O का। वैसे तो H2O दर्शाता ही नहीं, ठीक है ना, तो इसे अपन नहीं लिखेंगे। तो देखिए H2S इससे अधिक होता है अपना H2Se में, ठीक है। इससे अधिक होता है H2Te में, इससे अधिक होता है H2PO में, ठीक है। अब आती है संगुणन की बारी। संगुणन को भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। तो संगुणन का मतलब क्या होता है, संगुणन का मतलब है कि दो तत्व आपस में चिपक रहे हैं कि नहीं चिपक रहे मजबूती। देखो जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से आकर्षित करेगा वही संगुणन कर सकेगा। यहाँ पर सिर्फ एक तत्व है H2O जो कि क्या करेगा, संगुणन का गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का बंध पाया जा रहा है। इसकी वजह से ये ध्रुवीय हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर माइनस प्लस आ जाते हैं। तो इस वजह से ये अपने अणुओं को आकर्षित करते हैं और हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो इस वजह से ये संगुणित हो जाते हैं, ठीक है ना, कौन, H2O। और बाकियों में वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, इस वजह से इनमें संगुणन का गुण नहीं पाया जाता। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, तो देखिए नया पेज ले लेते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जो H2O है और H2S है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा गैसीय अवस्था में। क्यों, इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो इसके अणु संगुणित हो जाते हैं, संगुणित होंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो इसका जो केंद्रीय परमाणु S है, सल्फर है, इसके अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इस वजह से ये इनके अणु संगुणित नहीं हो पाते और ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर अभी तक आप यहाँ तक टिके हुए हो तो आप अपने पढ़ाई के लिए मुझे लगता है बहुत ही सीरियस है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।